हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जस्ट मैंने अपने लाइफ की एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स को कहा था कि मुझे सीए करना है, तो मेरे पापा ने मुझे कहा था तू 10 बार सोच ले। क्योंकि दोस्तों, सीए बनना एक सपना होता है और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट सीए में अपियर होते हैं, पर कुछ ही अपना नाम ला सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि रैंक में लाना क्या सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट से रैंक में आते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर माइंडसेट, एक सिस्टम या एक डिसिप्लिन होता है। तो चलिए दोस्तों, आज ये सवाल का आंसर हम ढूंढने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 6 प्रिंस भराडिया। सो प्रिंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। सो प्रिंस, सबसे पहले तो मैं आपको वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मतलब जेनरिक क्वेश्चन है कि जब रिजल्ट लगा आपका तो आपको कैसा फील था। सर, रिजल्ट वाले दिन के लिए पूरे इतने टाइम से एंटिसिपेशन थी। आई जस्ट वांटेड टू सी कि बस रिजल्ट देख लूं मैं। आई जस्ट वांटेड टू सी कि 2 बार सक्सेसफुल दिख जाए दोनों ग्रुप का, एंड आई वाज सेटिस्फाइड। तो मैंने सबसे पहले अपना रिजल्ट देखा, उसमें मैंने शुरू से स्टार्ट किया। मैंने देखा सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, एंड इट वाज 487। तो मुझे लगा यार 487 पे तो रैंक आ सकता है। फिर उसके बाद आई वेंट टू मेरिट लिस्ट, उसमें मैंने रैंक देखा एंड इट वाज 6। तो बहुत ज़्यादा इतनी खुशी हुई। I went to my mom and I hugged her so hard. मतलब I just went to God and prayed कि thank you, finally I got a rank. मतलब I had been working hard since last 8 to 9 months इसके लिए। तो फाइनली जब मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला तो आई वॉज वेरी वेरी सेटिस्फाइड। ग्रेट ग्रेट। सो प्रिंस, आपने कभी रैंक का प्लान बनाया था? uh, सर, प्लान तो था, क्योंकि मतलब मैंने September 24 में फाउंडेशन दिया था। तो आई वांटेड टू गेट अ रैंक, कि मेरे को था कि दोनों ग्रुप साथ में दूंगा और रैंक लानी है। तो आइडियली मेरे को September 25 देना चाहिए था। बट आई हाँ, डिसाइडेड टू डेफर एन अटेम्प्ट, कि मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ी और मेहनत अभी लगेगी। मतलब आई एम नॉट रेडी फॉर September। तो आई डिसाइडेड कि मैं जनवरी में दूंगा। फिर मैंने जनवरी में दोनों ग्रुप्स दिए। आई थिंक ये विशाल सर आपका सबसे बड़ा वो आप जो प्रीच करते हो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जरूरी नहीं है कि उसी अटेम्प्ट में दो ग्रुप लिख दो, आप बिना पढ़े आधा पढ़े और फेल हो जाओ। कभी कभी स्ट्रैटेजिकली एक अटेम्प्ट डेफर करके ईमानदारी से पढ़ के एग्जाम लिखने से रैंक भी आती है, जो आप प्रीच करते हो, जो मैं कभी कभी बोलता हूँ नहीं सर अटेम्प्ट नहीं डेफर करना चाहिए, पर वहां नहीं पे नहीं, आप जो प्रीच करते हो। करेक्ट करेक्ट हाँ। करेक्ट शुभम। क्योंकि क्या है कि अगर आपको लगता है फील कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हो और यू नीड सम टाइम, तो डेफिनेटली आपने अपना डिसीजन लेना चाहिए। पर ये प्रिंस, आपने क्यों September 25 क्यों नहीं लिख पाए? मतलब 9 महीने काफी नहीं होते बोथ ग्रुप लिखने के लिए? सर, ऐसे तो काफी होते हैं, बट आई एम इन रेगुलर कॉलेज, तो कॉलेज के साथ मैनेज करना वॉज वेरी हार्ड। रेगुलर कॉलेज फ्रॉम? अच्छा। Sir, I am from Sriram College of Commerce, doing BCom honors in second year. ओ गॉड, आप एसआरसीसी रेगुलर कॉलेज के साथ AIR 6 लेकर के आए हो? Yes, sir. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आपका क्या रेगुलर कॉलेज सही में जाना पड़ता है कि मैनेज हो जाता है? सर, बहुत नहीं नहीं जाना पड़ता है। स्ट्रिक्ट अटेंडेंस क्राइटेरिया है। तो अगर हाँ। जाओगे नहीं तो डिटेन हो जाओगे एग्जाम्स में। तो मतलब मेंटेन करनी थी। आई हैड 90% के अराउंड अटेंडेंस पूरे साल। नहीं, एसआरसीसी 90%? कॉलेज का मैंने नाम सुना है, रेगुलर अटेंडेंस वहाँ कंपलसरी है, ये भी मैंने सुना है। हाँ हाँ। तो आपने सो रेगुलर कॉलेज के साथ प्रिंस हाँ विशाल सर आप पूछो, फिर मैं बात करता हूँ। तो प्रिंस, मुझे ये बताओ कि आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसी रही, एंड देन आप जो रेगुलर कॉलेज जो है, रेगुलर कॉलेज में आप किस तरह से आपका परफॉर्मेंस रहा। ओके सर, तो स्कूलिंग लाइफ मतलब मैं शुरू से एकेडमिक्स की तरफ थोड़ा ऐसे था। मुझे मतलब ऐसे पढ़ाई करना एक्चुअली अच्छा लगता था। तो क्लास 10th में मेरे साइंस में 100 मार्क्स थे और मैथ्स में 100 मार्क्स थे। तो एवरीबडी अराउंड मी एक्सपेक्टेड मी कि ये तो साइंस मैथ्स देगा, डॉक्टर जेई बनेगा। करेगा। हाँ, ओ। डॉक्टर इंजीनियर करवा दो इसको तो। लेकिन माय पेरेंट्स आर वेरी चिल। उन्होंने बोला जो इच्छा है वो कर ले, और मुझे कॉमर्स पसंद थी। तो मैंने हम्म। सोचा यार कॉमर्स ही लूंगा। फिर आई टू कॉमर्स एंड मैथ्स। तो ट्वेल्थ में मैंने सीबीएसई से किया, तो आई हैड 99% इन क्लास 12। और उसके बाद मैंने सीए फाउंडेशन दिया September 24 में। तो उसमें आई हैड 336 आउट ऑफ 400। और उसी बीच में आई गॉट इनटू श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो एवरीथिंग मतलब ऐसा हो गया। मतलब आप अकेडमिकली स्ट्रांग तो थे, राइट? हाँ। तो मुझे थोड़ा प्रिंस डिटेल में बताओ, जहां बच्चे सिर्फ बोथ ग्रुप लिखते हैं, जहां एक नॉर्मल स्टूडेंट सिर्फ बोथ ग्रुप लिखता है, उसमें भी उसको क्लास के साथ होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता है, वहां पे आपने रेगुलर कॉलेज प्लस क्लास प्लस होमवर्क प्लस रैंक, ये पढ़ाई कैसे मैनेज करी? मतलब आपने क्या अलग किया, कितना स्ट्रेस आया, कितने पीक आवर्स थे, कितना कम सोते थे, ये सब चीजें बताओ।
सर स्ट्रेस तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा था पूरे टाइम, बट मैंने अपने सीनियर से गाइडेंस ली जो कॉलेज में थे, उन्होंने भी साथ में क्लियर किया। और उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया कि मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ और मेरे को कितना टाइम कब देना है। तो आई डिसाइडेड कि मैं सुबह जल्दी उठ के 2-3 घंटे का एक स्ट्रेच ले लेता था। उसके बाद 8:30 से क्लासेस होती थी टू 1:30, और कभी कभी इवनिंग में भी क्लासेस होती है। तो उसके बाद मैं लंच करता था और अराउंड 2 बजे के बाद मैं फ्री होता था मोस्ट डेज पे। तो फिर हम्म। 2 से 8 का एक स्ट्रेच में जाता था लाइब्रेरी, 2 से 8 में पढ़ लेता था। बीच में ब्रेक ले लिया 15-20 मिनट मैक्स। तो 2 to 8 पढ़ लिया, फिर रात में थोड़ा बहुत रिवाइज करना है तो कर लिया, बाकी रात में चिल किया फ्रेंड्स के साथ। और मतलब डेली चिल मेरा किया अराउंड फ्रेंड्स के साथ? ओ बाप रे! ये क्या मेरा डेली डेली का है? हाँ मतलब रात में मैं नहीं पढ़ता था आफ्टर डिनर, पर क्योंकि आपको तो मुझसे सुबह हो। जल्दी उठना होता था ना? कितने, हाँ साढ़े तो पाँच? मतलब, हाँ मैं जल्दी सो जाता हूँ, एक 10 बजे सो जाता हूँ और चिल सुबह किया मतलब पाँच एक छः आधा आधा घंटा ऐसा? हाँ 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 ऐसा। मतलब हम, हमारी प्रॉब्लम क्या है प्रिंस, मैं लाइफ की बताता हूँ। हम पूरी शेड्यूल समझ गए, लास्ट को जहां हम चिल करने बैठेंगे और आधे घंटे का शेड्यूल रहेगा, वहां हम बोलेंगे बस यार और आधा घंटा, बस यार और आधा घंटा, करके हम रात को 2 बजे तक बैठे रहेंगे और फिर सुबह हम उठ नहीं पाएंगे, हम फिर रोते रहेंगे यूट्यूब में कि हमसे हो नहीं पा रहा है सर। नहीं सर, मेरा फिक्स था कि मुझे 10 बजे सोना है, तो 10 से 10:30 मैं सो जाऊंगा और मुझे 5 बजे या 5 बजे से पहले ही उठना है, ताकि सुबह एक आध लेक्चर में देख पाऊँ और पहले का रिवाइज कर पाऊँ। एक बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा जिससे विशाल सर भी कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे प्रिंस सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठने का एक वो प्रेशर तो रहता है, तो 10 साढ़े 10 बजे सोना है। कभी ऐसा हाँ हुआ नींद नहीं आई, 11 बज गया, तो एक लूप में नहीं फंस जाता कि 11 बज गए, अब 11:30 बज गए, अब 12 बज गए, वैसे लूप में फंसा है कभी? सर कि सो कभी ही कभी जाता हुआ था? हुआ है, लेकिन सो जाता था क्योंकि मतलब दिन का इतना एग्जॉशन रहता था कि इतना लूप में, अरे थैंकफुली मैं नहीं फंस पाया। कभी होता था तो मैं आई जस्ट ट्राई टू स्टडी की पढ़ लेता हूँ, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी तो वापस सो गया। ये मतलब एक है वो सर एक विशाल सर। गिल्ट नहीं होती थी कि भाई मैं सो रहा हूँ और फिर अब मेरी कल पढ़ाई नहीं होगी, तो हाँ एटलीस्ट तुम हाँ। पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हो तो वो गिल्ट नहीं होती है, एंजाइटी और नहीं होती। उससे बड़ी बात ये है सर, 5:30 बजे शुरू करके आप दिन में कॉलेज की ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, तो हाँ। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है उससे। तो हम्म। उसके वजह से आई थिंक एग्जॉशन जो है, मेंटल एग्जॉशन के साथ साथ फिजिकल एग्जॉशन भी आ गया आपका। हाँ यस। यस तो विशाल सर, आप। प्रिंस ये बताइए कि आपने जो क्लासेस किए लाइव किए कि आपने अपने टाइम के हिसाब से रिकॉर्डेड क्लासेस किए, और क्लासेस कब कंप्लीट किया आपने? ओके तो सर लाइव देखना तो मेरे लिए बिल्कुल फिजिबल था नहीं, क्योंकि टाइमिंग्स बहुत मिसमैच थे। हम्म। तो हम्म। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही लिए, लेकिन मैंने रेगुलर बैच लिया था। तो मैं मतलब डिलीजेंटली देखता था रोज के 4 लेक्चर 3 लेक्चर कैसे न कैसे रोज करने हैं। तो हम्म। मैंने स्टार्ट ही सबसे पहले लॉ से किया था, अकाउंट्स थोड़ा सा, फिर मैंने स्टार्ट लॉ से किया था। उसके बाद टैक्स, तो टैक्स करने में मुझे 1 महीना लग गया था, लॉ में भी 1 महीना लग गया था। तो मतलब सिर्फ मैंने एक सब्जेक्ट करते थे एक दिन का? हाँ मतलब मोस्टली कि एक सब्जेक्ट ही हो पाता तो था एक दिन दिन के में। कितने लेक्चर देखते थे? 3 मैक्स 3, या तो अगर दो सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं तो 2-2 लेक्चर्स ईच, या फिर 3-1 ऐसा करके थोड़ा मिक्स में। तो इसमें आप एग्जॉस्ट नहीं होते थे, बर्नआउट नहीं होते थे कि कंटिन्यूअस आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो 6 to 7 आवर्स? सर होता तो था, लेकिन बट आई हैड टू डू इट, मतलब आई न्यू इट कि मैं कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं अभी रुक गया या फिर ऐसे सोचने लग गया कि अभी तो नहीं हो रहा लेक्चर, तो फिर बाद में कैसे कर पाऊंगा, तो आई हैड टू डू इट, मतलब आई फोर्स माई सेल्फ थ्रू इट। तो करेक्ट। मेरे को करना था कुल मिला के। प्रिंस, लेक्चर्स का आपके पढ़ाई में क्या कंट्रीब्यूशन होता है? क्यों मैं बताऊं, क्योंकि मैंने देखा है रेगुलर कॉलेज वाले बच्चों का ये माइंडसेट होता है, लेक्चर देखो फटाफट यार, निपटाओ उसको, नोट्स लिखो। जैसे मैं क्लास में सर, हम लोग जो डीपीक्यूज देते हैं, तो मोस्टली रेगुलर बैच वाले बच्चे जो बैक टू बैक लेक्चर कर रहे हैं, वो तो नहीं डीपीक्यू देखेगा। जो हम बोलते हैं रिवाइज करके आना कल की क्लास में, उसकी कल की क्लास ही आज ही 2 क्लास ले लेगा वो तो ये सब चीजें, ये सब हैबिट आप मेंटेन करते थे? टेस्ट लिखते थे कि आप इसको फॉर द टाइम बिंग स्किप करते थे? सर अनफॉर्चुनेटली टेस्ट और डीपीक्यू में नहीं कर पाया था, क्योंकि मतलब एज आई टोल्ड कि मेरे को हाँ। लेक्चर ज्यादा देख रहा था मैं, तो टेस्ट तो नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि रिवाइज करते जाऊं साथ साथ में, क्योंकि बाद में ब्लैंक आउट नहीं होना था। लेकिन मैंने लेक्चर्स पे रिलाई किया, ऐसे नहीं कि आई मतलब डिसाइडेड कि कहीं और से भी देख लेता हूँ थोड़ा। मैंने आपसे खरीदा है बैच, तो आई न्यू इट कि हाँ मतलब यू आर सो ट्रस्टेड बोथ ऑफ यू, मतलब जिस भी सीनियर से मैंने पूछा उन्होंने बोला इनसे तो लेना ही है। तो मैंने आई गेव माई 100% कॉन्फिडेंस ऑन यू कि भाई ये जो कराएंगे वो सही कराएंगे। तो मैंने आपकी बुक्स रेफर की, लास्ट डेज पे भी आपका ही क्वेश्चन बैंक रेफर किया, आईसीआई स्टडी मटेरियल का आई डिड नॉट डू एनी सच। और लास्ट में रिवीजन लेक्चर्स भी रैपिड रिवीजन में स्क्रिबल रिवीजन और RR 4.0 सब देख लिया था मैंने, पूरा प्लेलिस्ट।
सर तो विशाल, हाँ बोलिए सर प्रिंस, विशाल मुझे सर। ये एक सवाल पूछना है कि जैसा आपने एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, तो जब आप थर्ड या फोर्थ सब्जेक्ट पे आए, तो आपने फर्स्ट दो सब्जेक्ट जो आपने एक एक महीने में कंप्लीट किया, उसको रिवाइज कैसे किया? हम्म। तो रिवाइज मैंने लास्ट में किया, कुछ मैं उसमें नहीं था कि मतलब ऐसे 3 सब्जेक्ट करके फिर वापस पहला वाला उठाया। हम्म। मैंने पहले कोर्स कंप्लीशन किया, उसके बाद लास्ट में मेरे पास 3.5 मंथ्स थे। तो मैंने हम्म। उस 3.5 मंथ्स में वापस से स्टार्ट, जो फर्स्ट सब्जेक्ट किया था उससे स्टार्ट करके वापस से रिवीजन किया। और ऐसा करके अराउंड 2 या 3 रिविजन्स में कर सकता था सारे सब्जेक्ट्स के। तो हम्म। 2 या 3 रिविजन तो हो गए थे हर के। तो प्रिंस, बच्चे बोलते हैं कि सर हमने जो आज से 4 महीना 5 महीना पहले पढ़ा, अब तो हम वो भूल चुके हैं। तो आपके साथ भी ये हुआ हुआ होगा, आपने 6 महीना पढ़ने के सही। बाद जब तो जीरो पे आ चुके होगे आप। तो वहां पे आपने यस सर। कैसे डील किया? मतलब चीजें आपको याद आई, क्लास में बनाए हुए नोट्स आपको हेल्प किए, कि कैसे आपने वहां पे शुरू कैसे किया, कि जीरो से ही शुरू करना पड़ा? सर तो इसमें जैसे मतलब बिल्कुल मैं ब्लैंक आउट हो चुका था। तो अब मेरे पास या तो 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वापस सब कुछ रीड करूं, और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला था। तो मैंने सोचा कि हाउ अबाउट ट्राइंग रिवीजन लेक्चर्स। तो मैंने आपके रिवीजन लेक्चर्स देखे सारे। तो जैसे आपने स्क्रिबल रिवीजन कराया, विशाल सर चार्ट बुक बनाते हैं, तो उनकी चार्ट कॉपी मेरे पास पूरी थी, हैंडमेड वाली भी और उनकी जो प्रिंटेड थी वो भी। प्रिंट वाली भी, तो हाँ। मैंने उनको रेफर किया और आपके वापस से सारे रिवीजन वीडियोस देख लिए, तो उससे बहुत जल्दी रिकॉल हुआ, जैसे ही मतलब आपका वीडियो चल रहा है सामने और मेरे हैंडमेड नोट्स है मेरे पास। हाँ तो हाँ। एकदम जल्दी से जल्दी रिवाइज होता गया, फिर उससे बहुत एफिशिएंसी बूस्ट हो गई थी। हम्म। ये विशाल सर हमारी एक दुविधा है, मैं बताऊं कि बच्चा रिवीजन हमारे दो लेवल पे रेफर करता है। एक तो जब वो पढ़ाई पूरी भूल चुका है और वो जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो उसको वही चैप्टर 2 घंटे में कराओ तो उसको बहुत स्पीड लगेगा, क्योंकि वो पहली बार एक तरह से पढ़ रहे हैं। करेक्ट। और फिर वो उसी रिवीजन को एग्जाम के एक दिन पहले भी देखना चाहता है, जहां उसको सब याद है। तो अभी उसको लग रहा है टीचर ऐसा कुछ एआई वगैरह यूज करके सर रिवीजन वीडियो को बोलना पड़ेगा कि 2 घंटे का वीडियो 3 घंटे में करके दे, इसको तुम 1 घंटे में करके दे, तो या फिर ये दो दो है बार कि आ रिवीजन। जाएगा शिवम। हाँ। तो तो प्रिंस, मेरे को एक जेन्युइन सवाल है, हाउ मच डिड यू कंज्यूम वीडियो थ्रू आउट योर जर्नी? मतलब एक दुविधा होती है हमारी कि बच्चा वीडियो देखता जो बच्चा है वो कौन है, क्या वो रैंक भी ला रहा है, क्या वो रिपीटर है, वो कौन है एग्जाम के पहले खास करके जो वीडियोस देख रहा है? तो आपने कितना वीडियोस कंज्यूम किया, कौन कौन से लेवल पे कंज्यूम किया? सर वीडियोस मैंने कंज्यूम किए फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे और सेकंड रिवीजन के टाइम पे। और मतलब जैसे आपका RR 4.0 5.0 देर आर डिफरेंट, एक स्क्रिबल एक नॉर्मल, तो मैंने दोनों देख लिए। और बाकी सर का भी मैंने 5.0 देखा था, फिर बाद में 6.0 भी आ गया था, तो मैंने सोचा कि कहीं मैं मिस आउट तो नहीं कर रहा, तो वो भी मैंने दोनों देख लिए फर्स्ट और सेकंड रिवीजन के टाइम पे। तो लेकिन लास्ट में मेरा तो लास्ट सेम में ही मिला होगा। क्या हाँ सर? सेम था। क्या मिला होगा? सेम था, नहीं, हाँ मेरा सेम मिला। रिवीजन तो सेम ही होगा, आर आर 5.0 और सिक्स पॉइंट 6.0। हाँ, पर इस बहाने 2 बार पढ़ लिया उसने। तो दो हाँ। बार पढ़ लिया, यस करेक्ट। सर। लेकिन फिर लास्ट में आई न्यू इट कि भाई अगर मैं वीडियोस पे रिलाई कर रहा हूँ तो 1.5 डेज में क्या पता मुझसे सेल्फ स्टडी उतनी एफिशिएंसी से नहीं हो। तो जब मैंने हाँ। थर्ड रिवीजन देखा तो मैंने सोचा अब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, अगर कोई टिपिकल टॉपिक लगा या कुछ याद नहीं आ रहा तो उसके लिए वीडियोस रेफर कर लेंगे, क्योंकि वीडियोस तो अवेलेबल है ही। लेकिन मैंने फिर लास्ट में जो लास्ट के 10-15 डेज थे और बीच में 1.5 डेज भी थे, उसके अंदर मैंने कंप्लीटली सेल्फ स्टडी किया था। हम्म। 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 करेक्ट। सो यहाँ पे प्रिंस, जब पढ़ते वक्त आपने जो क्लास में मटेरियल दिया, पूरा ट्रस्ट उसके ऊपर किया कि कोई अदर मटेरियल यस भी सर। आपने रेफर किया है? नहीं सर, एब्सोल्युटली जो क्लास में दिया है वो मतलब मोर देन सफिशिएंट है। मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक, नोट्स बुक, चार्ट बुक, सब मोर देन सफिशिएंट है उसमें। मतलब जितना ज्यादा आप क्लटर्ड रखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि अपना स्टडी मटेरियल जितना क्लटर्ड रखोगे, अपने फैकल्टी को जितना क्लटर्ड रखोगे, किसी चीज के लिए उस पर रिलाई करो, किसी चीज के लिए उसके लिए, तो वो खुद के लिए ही मुश्किल हो जाएगा बाद में। उसकी हम्म। जगह एक ही चीज को पकड़ के चल लो और उस पर भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो एंड डू इट। नहीं, एक्चुअली विशाल सर, मैं बताऊं कि मैंने जितने रैंक होल्डर से आज तक बात की है ना, हम्म। जरूरी नहीं है चाहे हमारे हो चाहे वो किसी और भी फैकल्टी के रैंक होल्डर हो, मान लो, वो हमेशा एक चीज कहते हैं, सर आई ट्रस्टेड द टीचर एंड द बुक, आई डेंट क्वेश्चन मार्क। मतलब उनको पता है द पावर इज इन मी, नॉट इन द अदर पर्सन, द पावर इज इन मी। तो वो सर मैं देखा हूं हर एक बच्चा वो टीचर पे ब्लाइंडली सरेंडर कर देता है कि भैया ये तो ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं, ये इनको आता है अपना काम जो भी ये कर रहे हैं, बाकी पढ़ाई मेरे को करनी है। तो जो भी 19-20 का भी होता है ना, तो 19-20 को वो संभाल लेते हैं वो अपने आप से। सो दिस इज अ रैंकर्स आई थिंक हैबिट विच आई हैव नोटिस। और आज प्रिंस। आज शुभम, मैं दो रैंकर से बात कर रहा हूँ। हाँ। एक अच्छा, हाँ, थैंक यू तो सर, खुद थैंक है। यू। और दोनों आप ही के स्टूडेंट है सर। नहीं, मेरा यस। तो था सर, मैं बताऊं क्या, अभी तो सर बच्चे नंबर ऑफ आवर्स ये सब पे हम हाँ मतलब सब लोग जज करते हैं।
जब हमने आपकी फाइनल की उस समय पे क्लास ली थी, तो अभी तो आपकी ड्यूरेशन आधी हो गई है, पर तब आपकी फाइनल की ड्यूरेशन 300 320 घंटे कुछ हुआ करती थी। यस, करेक्ट। हमने ये नहीं सोचा कि ये टीचर 320 घंटा ज्यादा पढ़ा रहे हैं, हमने बोला सब्जेक्ट बड़ा है। हमने हम्म। कभी ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि टीचर कहाँ इतने डेप्थ में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और मैंने कभी बुक्स, लेक्चर्स, ये आपने एक्सपेंड किया, ये आपने कम समझा, ये सब सोचा ही नहीं सर। बस पढ़ते गए, टारगेट ये था लेक्चर्स खत्म करने, उसके बाद पढ़ने बैठना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चार्ट रिविजन करना है, एग्जाम के पहले जाके एग्जाम एग्जाम के दिन जाके एग्जाम लिखना है। वेंट वेरी वेल, मतलब मेरे को आईटीटी में कितना, आई थिंक 78 आया था कुछ आउट ऑफ 100। सो आई हम्म। थिंक दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट टू फर्स्ट प्लेस ऑन देयर टीचर, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो। करेक्ट, राइट करेक्ट। प्रिंस? यस सर, एब्सोल्युटली। सर लास्ट लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फिर खत्म करते हैं। यस। प्रिंस, आपका इस समय पे कोई इमोशनल ब्रेकडाउन आया, मतलब जहां आपको मेंटली लगा हो मैं बोल ग्रुप छोड़ दूं, या मैं सीए छोड़ दूं, क्या मैं कुछ और कर लूं? अगर हाँ, तो वो फेस कितने समय का रहा? हु हेल्प्ड यू कम आउट ऑफ इट एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? सर सेल्फ डाउट तो कंटिन्यूअसली होता गया, क्योंकि बिकॉज आई एम इन कॉलेज एवरीबडी इज डूइंग सो मच, कि कोई इंटर्नशिप्स कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट, कोई केस कॉम्पिटिशन्स कर रहा है एंड सो ऑन। तो मुझे लगता था कि यार इफ आई एम डूइंग सीए, आई एम इन्वेस्टिंग सो मेनी आवर्स, मैं कुछ और कर सकता था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन थी। बट आई न्यू इट कि मुझे सीए करना है। लेकिन फिर भी कभी कभी, जैसे लास्ट में जब रिविजन टाइम था, कोई लेक्चर्स वगैरह नहीं देख रहा था, मैं सब खुद से कर रहा था, पूरा दिन पढ़ाई हो रही है। तो लास्ट में एक मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था कि यार ये कैसे होगा, अब मैं 10 दिन बाद एग्जाम है मेरी, तो क्वेश्चन नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा। तो आई डिसाइडेड कि यार अभी स्किप करूं या दूं भी नहीं दूं, क्या करूं। लेकिन फिर हाँ। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, तो मम्मी पापा ने बोला यार यू हैव डन इट, मतलब यू हैव डन सो वेल इन द पास्ट, तुमने किया है तो थोड़ा सा मतलब चिल रहो, ब्रेक लो खुद को, 10-15 मिनट वॉक पे जाओ। फिर मैंने फ्रेंड से बात की, फ्रेंड्स वगैरह ने भी यही बोला कि यार कोई बात नहीं, मिल लेते हैं, थोड़ा बहुत बात कर ली। उसके बाद मतलब पेरेंट्स और फैमिली फ्रेंड्स इन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। लेकिन सेल्फ डाउट तो कंटिन्यूअसली था, ऐसा कभी नहीं था कि मैं एकदम स्मूथ जा रहा है प्रोसेस। बहुत ज्यादा, कभी कुछ याद नहीं आ रहा है तो उस पर स्ट्रेस आउट कर लिया, कभी आधा एक घंटा कुछ ब्रेन फॉग हो गया, बट सो ऑन। मतलब बट सब हुआ पर रुके नहीं, पढ़ाई नहीं रुकी। हाँ, हाँ, कभी हाँ। कभी धीरे धीरे चले, कभी कभी बहुत अग्रेसिवली हो गया, बट यू केप्ट काइट। इसमें प्रिंस में भाई एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वन मोर थिंग, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपके साथ तो पेरेंट्स और फ्रेंड्स दोनों सपोर्ट में थे, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं तो उनके पेरेंट्स से और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऐसे शब्द बोल नहीं पाते कि हाँ बेटा तू कर लेगा, तुझसे हो जाएगा, ऐसे शब्द बोल भी नहीं पाते। उनका ये है, देख ले बनता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे, आजा दुकान पे बैठ जा। तो आई थिंक दैट सपोर्ट इज इन इटसेल्फ अ विन। आई थिंक इट इज नॉट ओनली योर विन, इट इज योर पेरेंट्स विन ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने आपको वो सही मेंटोरशिप दी घर पे रह करके, जो आप रैंक ला पाए। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग गेम चेंजर। यस शुभम, यस। पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत सी बार वो बोल नहीं पाते, पर उनके इमोशन से हम समझ जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो डेफिनेटली आज सिर्फ यहाँ प्रिंस का रिजल्ट नहीं, तो उनके पेरेंट्स का भी रिजल्ट लगा है। हाँ। यस सर, आपका लास्ट क्वेश्चन, फिर हम यस सेशन रैप प्रिंस, करेंगे। मैं बस ये जानना चाहूंगा कि जैसे सर का स्क्रिबल रिवीजन है या ये चार्ट्स है, तो ये स्क्रिबल रिवीजन चार्ट्स लास्ट जब आपने अपनी सेल्फ स्टडी की तो आपको कितना हेल्पफुल रहा? सर हेल्पफुल मतलब 100%, क्योंकि लास्ट में 1.5 डेज में, जैसे टैक्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लॉ भी कोई जैसे छोटा सब्जेक्ट नहीं है। तो उसमें अगर आप बुक देखोगे या क्वेश्चन बैंक देखोगे, उसमें आप स्किम भी करोगे या फिर अपना सिलेक्टिव स्टडी भी करोगे, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। लेकिन जैसे चार्ट बुक है, अगर आपने ऑलरेडी 2 या 3 बार रिवाइज कर लिया चार्ट बुक से, तो मेंटल मैपिंग हो जाती है, आपको पता है ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इसके नीचे ये सब हेडिंग है, या फिर इस ब्रॉड टॉपिक में 6 सब टॉपिक्स है, इस सेक्शन में 4 सब सेक्शन है जिसमें ये है, इसकी पेनल्टी ऐसे जा रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर आप बार बार चार्ट बुक देख रहे हो, अपने हैंड रिटन रिवीजन देख रहे हो, स्क्रिबल रिवीजन देख रहे हो, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, और फिर बाद में जितनी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, तो लास्ट में 1.5 डेज में वही हेल्प कर पाता है। बस एक जितना लास्ट आपने। मुझे बात पूछनी थी हाँ आपसे कि आपने जो ये कम्प्लीटली रिवाइज किया, जब लेकिन इस बार टैक्स का पेपर टफ आया, तो आप जो भी स्टूडेंट्स यहाँ हमें देख रहे हैं, आप ऐसे टफ पेपर में अपने आप को कैसे बैलेंस करना चाहिए? ओके, कुछ मैसेज आप देना चाहोगे? सर टफ पेपर मतलब इफ योर प्रिपरेशन इज गुड, इट्स ओके। मतलब मुझे, मैं पेपर देके बाहर आया तो मुझे सब बोल रहे हैं बहुत टफ पेपर आया, मैंने बोला यार ये हो तो गया था, इसमें नहीं था। मतलब जैसे जीएसटी में इफ यू पे अ वेरी अटेंशन टू डिटेल, बहुत देख देख के पढ़ रहे हो कि कोई माइनर पॉइंट कहाँ है, तो सोच समझ के पढ़ रहे हो, तो इट विल हेल्प। कोई बहुत छोटे से पॉइंट से भी आ गया था क्वेश्चन, लेकिन आई वॉज एबल टू डू इट।
लॉ में भी मतलब अटेंशन अटेंशन टू डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर का जो मेरे को लग रहा है कि इट इज वेरी मतलब थियोरेटिकल से ज्यादा बहुत आपकी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स देख रहा है। तो अगर आप सोच के पढ़ रहे हो और समझ के पढ़ रहे हो रेदर देन कि आप रट रहे जा रहे हो, तो उससे हम्म। बेटर रहेगा अगर आप समझ के उस चीज को समझ रहे हो, तो उस टाइम पे पेपर चाहे टफ आ जाए बट मतलब वो बना है कि आप You'll be कर able to पाओगे ना। manage it. हाँ। हाँ हम्म। हम्म। नहीं, perfect. Any motivational quote, Prince, that helped you during this journey? सर, ऐसे सच कोई कोट पे रिलाई नहीं किया, बट वेन एवर आई नीडेड मोटिवेशन मैं तो अपने पेरेंट्स को कॉल कर देता था, मम्मी पापा को। मतलब जो भी वो बोलते थे इट वाज सच अ गुड मोटिवेशन कि हाँ हो गया, मोटिवेशन मिल गया। अरे वंडरफुल। ग्रेट तो ग्रेट। हम क्या जॉब छोड़ दे फिर? नहीं, but very nice, Prince. I think every ranker that we interview, we get something to learn from them. और जो बच्चे ये वीडियो देख भी रहे हैं यूट्यूब में, तुम लोग ने भी कुछ सीखा होगा। हर चीज तुम्हारे लिए नई नहीं होगी, बट समथिंग दैट यू मस्ट हैव लर्न। आई वांट यू टू कमेंट इट फॉर योरसेल्फ आल्सो, कि भैया ये हमने सीखा है सर, ताकि आप लिखो तो आपको ध्यान रहे कि हाँ ये चीज मेरे को, ये हैबिट अडॉप्ट करनी है, कि शायद मैं जल्दी सोना चाहता हूँ, जल्दी उठना चाहता हूँ। बट वट एवर यू हैव लर्न, यू राइट इट इन द कॉमेंट एंड शो इट दैट यस, दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम प्रिंस भैया। ये सर, विशाल सर क्लोज करें। यस यस, थैंक यू सो मच प्रिंस। आपसे बात करके डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं उनको एक अच्छा इंसाइट मिला है। और मैंने जैसे कहा कि एक रैंक में आना एक इंटेलिजेंस नहीं, तो ये होता है आपका डिसिप्लिन माइंडसेट, जो आपने बिल्कुल यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच प्रिंस। Thank you, थैंक यू Prince. सर। Thank you so much. All the very best, and wishing you all the थैंक very यू। best for your articleship ऑल द and बेस्ट, everything. ऑल द Thank you बेस्ट। so much. Bye bye. Bye bye. बाय।